भारत ने प्राकृतिक शक्तियों को माना देवता। भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। हड़प्पा संस्कृति पर्यावरण से ओतप्रोत थी, तो वैदिक संस्कृति पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्याय बनी रही। भारतीय मनीषियों ने समूची प्रकृति की ही क्या सभी प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप माना, सूर्य को देवता माना और उसको सूर्य देवो भव कहकर पुकारा। भारतीय संस्कृति में जल को भी देवता माना गया है। सरिताओं को जीवनदायिनी कहा गया और इसीलिए प्राचीन संस्कृतियां सरिताओं के किनारे उपजी और पनपी हैं। भारतीय संस्कृति में केला, पीपल, तुलसी, बरगद, आम आदि पेड़ पौधों की पूजा भी की जाती रही है। मध्यकालीन एवं मुगल कालीन भारत में भी पर्यावरण प्रेम बना रहा। अंग्रेजों ने भारत में अपने आर्थिक लाभ के कारण पर्यावरण को नष्ट करने का कार्य प्रारंभ किया। विनाशकारी दोहन नीति के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन भारतीय पर्यावरण में ब्रिटिश काल में ही देखने को मिला। स्वतंत्र भारत के लोगों में पश्चिमी प्रभाव, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप तृष्णा जाग गई और जिसने देश में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को जन्म दिया। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन ने भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा और सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 48A और 51AG जोड़े। अनुच्छेद 48A राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वे पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे और देश के वनों व वन्य जीवन की रक्षा करे। अनुच्छेद 51AG नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है, यही कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और साथ ही सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें। स्वतंत्रता के पश्चात बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती गई। पर्यावरण की गुणवत्ता की इस कमी में प्रभावी नियंत्रण व प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने समय समय पर अनेक कानून और नियम भी बनाए। इनमें से अधिकांश का मुख्य आधार प्रदूषण नियंत्रण व निवारण था। पर्यावरण संरक्षण में मोदी का नजरिया। उन्नत देशों के विकास का मॉडल विरोधाभासी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि गरीब और विकासशील देश कुछ विकसित देशों की गलत नीतियों की कीमत चुका रहे हैं और भारत ऐसे विकसित देशों के साथ जलवायु न्याय के विषय को मजबूती से उठाता रहा है। बता दें कि उन्नत देशों के विकास का मॉडल लंबे समय तक विरोधाभासी रहा है और इसी मॉडल के अंतर्गत इन देशों की सोच पर्यावरण संरक्षण से पहले स्वयं का विकास करने की हो रही है। विकसित देश अपने विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में सफल तो हुए, लेकिन दुनिया के पर्यावरण को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दशकों तक विकसित देशों के इस तरीके पर किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब भारत ने इन सभी देशों के साथ जलवायु न्याय का प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। भारत अपने विकास के लिए किसी अन्य क्षेत्र की तरह ही बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और सरकार ने पिछले वर्षों में हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर बल दिया है। 21वीं सदी में भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। हरित हाइड्रोजन मिशन, प्राकृतिक खेती और हरित अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एक तरफ जहां भारत ने अपने 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार किया है, तो वहीं देश ने अपने वन क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया है। भारत ने जहां गरीबों के लिए 4 करोड़ आवास बनाए, वहीं देश में वन्य जीव अभयारण्यों के साथ साथ वन्य जीवों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। जल जीवन मिशन और जल सुरक्षा के लिए 50,000 अमृत सरोवर के निर्माण भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और अक्षय ऊर्जा में शीर्ष 5 देशों में
शामिल होने, कृषि निर्यात बढ़ने की बात उल्लेखनीय है। मिशन लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली के जन आंदोलन बनने के बारे में प्रधानमंत्री का कहना है कि ये मिशन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवन शैली में बदलाव के बारे में नई चेतना फैला रहा है। मेरे परिवारजनों, दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है, बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई है। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों की भी नाप रहे हैं, तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। भारत जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति सचेत। देश में वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट केवल 1.5 टन है, जबकि विश्व का औसत प्रति वर्ष 4 टन है। भारत के पास नवीनीकरण और ऊर्जा की दुनिया में चौथी सबसे बड़ी क्षमता है। वहीं भारत पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर है। पिछले वर्षों में भारत की नवीनकरण और ऊर्जा क्षमता में लगभग 290% की वृद्धि हुई है। गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल किया है। पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत की ओर बढ़ा है। भारत और दुनिया के
कई देशों को नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। भारत की वन्य स्थिति रिपोर्ट के आंकड़े 2015 और 2022 के बीच भारत में 12,294 वर्ग किलोमीटर जंगल जोड़े गए, जो 2005 और 2013 के बीच जोड़े गए 6,966 वर्ग किलोमीटर से काफी अधिक है। 2016 में मोदी सरकार ने प्रतिपूरक वनीकरण या वृक्षारोपण के लिए अधिक धन जुटाने के लिए एक नया कानून पेश किया, जो विकास गतिविधियों के लिए वनों के नुकसान की भरपाई करता है। आपको बता दें कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी यानी कि समुद्र आवास और मूर्ति आय के लिए मैग्रोव पहल नामक 2 योजनाओं का शुभारंभ किया था। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत की आर्द्र भूमि और मैग्रोव को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है, जो हरित भविष्य और हरित अर्थव्यवस्था के अभियान में योगदान देता है। रामसर स्थलों का संरक्षण अमृत धरोहर योजना सक्रिय जन भागीदारी के माध्यम से भारत में मौजूदा रामसर स्थलों के संरक्षण पर केंद्रित है। रामसर स्थल आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन के तहत नामित अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि है और इस योजना के साथ ये स्थल इको टूरिज्म के केंद्र बन जाएंगे और स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करने वाली हरित नौकरियों का स्रोत बन जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य सतत पारिस्थितिकी तंत्र विकास को प्राप्त करना है और इसे अगले 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। बता दें कि मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना, शोरलाइन आवास और मूर्ति आय के लिए मैग्रोव पहल यानी कि मिष्टी का उद्देश्य भारत में मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और उसकी रक्षा करना है। मैग्रोव समुद्र के बढ़ते स्तर और तटीय क्षेत्रों में चक्रवातों और समुदायों की आजीविका से उत्पन्न खतरों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये योजना देश के 9 राज्यों में मैग्रोव कवर की बहाली का लक्ष्य रखती है और वित्तीय वर्ष 2024 से अगले 5 वर्षों में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर मैग्रोव क्षेत्र को 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा। साथियों, मुझे संतोष है कि देश में पिछले 8 साल में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, वन सन वन ग्रिड सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग दोनों में वृद्धि, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं और भारत ये प्रयास तब तक कर रहा है जब दुनिया ने, आज जो क्लाइमेट के लिए दुनिया परेशान है, उस बर्बादी में हम लोगों की भूमिका नहीं है, हिंदुस्तान की भूमिका नहीं है। विश्व के बड़े और आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति 4 टन का है,
जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष आधे टन के आसपास ही है, कहां 4 टन और कहां आधे टन। बावजूद इसके भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और जैसे अभी सदगुरु जी ने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के निर्माण का नेतृत्व किया है। पिछले वर्ष भारत ने यह भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। मिष्ठी योजना के उद्देश्य। मिष्ठी योजना के कई प्राथमिक उद्देश्य हैं। वृक्षारोपण तकनीकों, प्रबंधन प्रथाओं और संरक्षण उपायों पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। साथ ही सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन जुटाना है। तटीय क्षेत्रों में सतत विकास और आजीविका को बढ़ावा देना, कमजोर समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। वित्त पोषण और कार्यान्वयन। केंद्र सरकार परियोजना लागत का 80% वहन करेगी, जबकि राज्य सरकारें शेष 20% का योगदान देंगी। ये साझेदारी दृष्टिकोण सामूहिक जिम्मेदारी और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी, सार्वजनिक भागीदारी और पर्यावरण पर्यटन की पहल संरक्षण प्रयासों की सफलता में योगदान देगी। हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर भारत का फोकस। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। पिछले 9 वर्षों में देश ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। स्थायी ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए मिशन ग्रीन हाइड्रोजन और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों जैसी पहल शुरू की गई है। इस प्रकार मिट्टी और जल संसाधनों की रक्षा की जा रही है। साथियों, पर्यावरण, परिवहन और पर्यटन, इसका आपस में गहरा रिश्ता है। इसलिए सिक्किम के लिए सिर्फ एयर कनेक्टिविटी पर ही बल नहीं दिया जा रहा, दूसरे साधनों को भी मजबूत किया जा रहा है। करीब 1500 करोड़ से अधिक के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर भी यहां काम चल रहा है। इसके अलावा करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से छोटी छोटी सड़कों को बनाया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है। सड़क के साथ साथ सिक्किम में रेलवे को भी मजबूत किया जा रहा है। गंगटोक को ब्रॉड गेज से जोड़ने का काम तेज गति से चल रहा है। सिक्किम में बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन को ठीक करने के लिए 1500 करोड़ से अधिक की सहायता राज्य को दी गई है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष दिसंबर तक इस काम को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा बिजली पैदा करने के मामले में भी सिक्किम को देश की अग्रणी राज्यों में खड़ा करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। करीब 14,000 करोड़ की लागत से 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर यहां पर काम चल रहा है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में प्रगति। भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2018 से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया है और प्लास्टिक कचरे के प्रसंस्करण को अनिवार्य कर दिया है। परिणाम स्वरूप लगभग 3 मिलियन टन प्लास्टिक पैकेजिंग को अनिवार्य रूप से पुनर्चक्रित किया गया है, जो भारत में उत्पादित वार्षिक प्लास्टिक कचरे का 75% है।
हजारों उत्पादकों, आयातकों और ब्रांडों को इन विनियमों के दायरे में लाया गया है। नमामि गंगे एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन। वहीं देश में गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। 2014 में न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40% आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। लिहाजा गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा भी है। इस सोच को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए देखा जा रहा है 2019-2020 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दी और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया। यह समझते हुए कि गंगा संरक्षण की चुनौती बहुक्षेत्रीय और बहुआयामी है और इसमें कई हितधारकों की भी भूमिका नजर आ रही है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच एवं केंद्र राज्य के बीच समन्वय को बेहतर करने और एवं कार्य योजना की तैयारी में सभी की भागीदारी बढ़ाने के साथ केंद्र और राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र को बेहतर करने के प्रयास किए गए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पर्यावरण को लेकर के हमारे देश को यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया, चैंपियन ऑफ अर्थ। मालूम है ना, लोग कहते हैं देखिए मोदी जी आपका सम्मान हो गया। मुझे लगता है कि दुनिया को पता नहीं है कि मेरी इस राजस्थान की धरती पर ये बिश्नोई समाज जब दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का ग मालूम नहीं था, जब दुनिया को पर्यावरण क्या होता है उसका प मालूम नहीं था, सदियों से ये मेरा वैष्णव समाज के लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिए। आज भारत को चैंपियन ऑफ द अर्थ का जो सम्मान मिला है, उसके मूल में पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान देने की महान परंपरा वाले बिश्नोई समाज जैसे देश के कोने कोने में लोग हैं, जिसके कारण यह संभव हुआ है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत आज उसकी जो महान परंपराएं हैं, ऋषि मुनियों की द्वारा मिली हुई जो महान शिक्षा है, उसके लिए इन सदियों से चली आ रही साधना को शत शत नमन करता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए जीवन को बलि चढ़ाने वाले उस समाज के हर व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। सांस्कृतिक नवाचार के प्रति बढ़ते कदम। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बिना देश वैसा ही है जैसे आत्मा बिना शरीर। धर्म, भाषा, साहित्य, भोजन, त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन जैसे तमाम कारकों से मिलकर संस्कृति बनती है, जिसमें अपनत्व की भावना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म देती है। और भारत इतना सौभाग्यशाली है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतनी विविधता होने के बावजूद सबके सब एक ही संस्कार के धागे से बंधे हुए हैं। किसी भी देश के विकास और उत्थान के लिए उसकी सांस्कृतिक विरासत सबसे अहम नींव है।
हजारों साल की हमारी सभ्यता और संस्कृति की डोर ही कुछ ऐसी है कि कितने ही इन झंझावत आए, लेकिन हम अटूट रहे। भारतीयता हमारी रगों में है और हमारी एकजुटता ही हमारे पुनर्निर्माण का सबसे बड़ा कारक है। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के ध्येय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण भारत को संस्कृति के धागे से पिरोने में जुटे हुए हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़े कदम। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण, केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल का महालोक, चार धाम परियोजना, जम्मू कश्मीर में मंदिरों का जीर्णोद्धार और 500 साल बाद पावागढ़ के माता मंदिर में ध्वज पताका लहराए। और साथियों, आज जब मैं तेलंगाना में हूं तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूंगा कि कैसे तेलुगु कल्चर ने भारत की विविधता को सशक्त किया है। तेलुगु कल्चर की जड़ों का विस्तार सदियों में फैला हुआ है। अनेक महान राजा रानियां इसके ध्वजवाहक रहे हैं। सातवाहन हो, काकातिया हो या विजयनगर साम्राज्य, सभी ने तेलुगु संस्कृति की पताका को बुलंद किया। महान कवियों ने तेलुगु संस्कृति को समृद्ध किया है। पिछले वर्ष ही तेलंगाना में स्थित 13वीं शताब्दी के काकातिया रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पोचमपल्ली को भी भारत के सबसे बेहतरीन टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया है। पोचमपल्ली की महिलाओं का हुनर पोचमपल्ली साड़ियां के रूप में विश्व विख्यात है। ये वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव, भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है। तेलुगु संस्कृति की इस गौरवशाली परंपरा को आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी पूरे आन बान शान से आगे बढ़ा रही है। तेलुगु सिनेमा का दायरा सिर्फ उतना ही नहीं है जहां तेलुगु बोली जाती है, इसका विस्तार पूरे विश्व में है। सिल्वर स्क्रीन से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक इस क्रिएटिविटी की चर्चा छाई हुई है। भारत के बाहर भी खूब प्रशंसा हो रही है। तेलुगु भाषी लोगों का अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रति ये समर्पण सभी के लिए प्रेरणा समान है। आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सोशल मीडिया पर भजन रिपोस्ट करते रहते हैं। फिर वो चाहे स्वाति मिश्रा हो या फिर जुबिन नौटियाल हो या फिर स्वाति मेहुल, संस्कार और संस्कृति के हर पहलू को मोदी समझते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी जनता की नेता हैं और राजनीति के शुष्क रवैये से दूर रहते हैं। राजनीति में सक्रिय होने से पहले एक स्वयंसेवक और प्रचारक के तौर पर मोदी लगभग पूरे भारत का भ्रमण कर चुके थे। इसीलिए वो हर राज्य की संस्कृति को समझते हैं और किसी भी राज्य या क्षेत्र में वो जाएं, वहाँ के कल्चर से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। बीते वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के सूरजजई स्टेडियम में 10,000 से अधिक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग बिहू कार्यक्रम देखा, तो कर्नाटक के कुलबर्गी में उन्होंने ढोल बजाया था। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके असर दीर्घकालिक होता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2023 में निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मत से गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना था और ये सनातन संस्कृति को घर घर पहुंचाने के प्रयास का सम्मान था। साथ ही सम्मान हुआ 14 भाषाओं की सतत सेवा का, सम्मान हुआ करोड़ों प्रकाशित पुस्तकों का और सम्मान हुआ गीता के ज्ञान और रामचरितमानस की लगातार 100 सालों से की जाने वाली सेवा का। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।